सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और आपका स्वागत है हमारी खास पे चर्चा में। चर्चा में हमारा आज का विषय कल के ही विषय को आगे बढ़ाते हुए संसद में संग्राम कैसे हो विराम। दरअसल लगातार संसद में हंगामा जारी है। पेगासस जासूसी कांड, महंगाई और कृषि कानूनों के मुद्दे पर विपक्ष ने आज भी संसद में भारी हंगामा किया। लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने स्पीकर की तरफ पर्चे फेंके और खेला होबे के नारे भी लगाए। इसके चलते सदन की कार्रवाई पहले दोपहर 12:30 बजे तक और फिर 2 बजे और फिर 3, 4 और अंत तक कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन में तो कोई सार्थक बात हो ना सकी, लेकिन सदन के बाहर एक जैसी विचारधारा के तौर पर साथ आने वाले तथाकथित विपक्षी नेता 14 की संख्या में एक साथ बैठे और बैठक के बाद में राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि यह सरकार चर्चा से भाग रही है, यह सरकार सदन में चर्चा चाहती नहीं है, लेकिन हम इन मुद्दों को छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन कमाल की बात यह है कि एक तरफ सरकार कह रही है कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि सरकार चर्चा से भाग रही है, और कुल मिलाकर देश देख रहा है कि संसद में चर्चा हो नहीं पा रही है। क्या ऐसी उलझन है, इसी पर हम बात करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। दूसरे चरण में हम केरल के संदर्भ में बात करेंगे चर्चा के इसी कार्यक्रम के अंतर्गत, जहां के संदर्भ में भाजपा के मुख्य प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक नए विचार के साथ में आज देश को संबोधित किया है। उस पर बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले विषय के संदर्भ में आगे बढ़ते हैं। अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएं उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र मौजूदा हालात को समर्पित यह कहता है कि विजडम इज द एबिलिटी टू डिस्कवर ऑल्टरनेटिव्स, अर्थात बुद्धिमत्ता विकल्पों को खोजने की क्षमता है। पॉल एलरिच के द्वारा यह विचार हमें दिया गया था। देश की सबसे बड़ी पंचायत, जिसे हम संसद के तौर पर जानते हैं, 8 दिन होने को आ गए और वहां पर समाधान के लिए कोई विकल्प नहीं निकल पाया। तो क्या माने, जो उस संसद को चला रहे हैं, जो संसद में बैठ रहे हैं, उनका बुद्धिमत्ता से कोई नाता तो नहीं रह गया है? यह सवाल अपने आप में उठता है। और इसकी रोशनी में हम अपने मेहमानों के पास रुख करते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर विनीत पुनिया जी जुड़ चुके हैं, जो सचिव हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के। हमारे साथ सोफिया खान जी हैं, प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस की। और साथ ही हमारे साथ देवेंद्र वर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, जो पूर्व प्रमुख सचिव हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के, संसदीय मामलों के जानकार हैं। चर्चा की शुरुआत विनीत पुनिया जी से करते हैं। कांग्रेस पार्टी इस समय नेतृत्व कर रही है उस पूरे हंगामे का, उस पूरे विरोध का। क्यों कर रही है? सरकार दावा कर रही है हम चर्चा चाहते हैं, विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, और राहुल गांधी बोल रहे हैं चर्चा से सरकार भाग रही है। थोड़ा रोशनी देंगे विनीत जी? देखिए, कांग्रेस पार्टी चर्चा से बिल्कुल नहीं भाग रही जी। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इस मुद्दे पर चर्चा हो और खुल के चर्चा हो, सब चीजों की चर्चा हो जी। लेकिन जो सरकार है हमारी, वो ही चर्चा से भाग रही है। वो नहीं चाहती कि इस मुद्दे पर चर्चा हो। और एक्चुअली वो इस मुद्दे पे नहीं, पेगासस के मुद्दे पे नहीं, वो सभी मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते। आप देखेंगे कि आज किसान का मुद्दा है, आज महंगाई का मुद्दा है, आज बेरोजगारी का मुद्दा है। सरकार किन्हीं भी मुद्दों पर बातचीत नहीं करना चाहती। सरकार किसी ना किसी तरह बहानेबाजी करके, आपने जो विचार सूत्र दिया मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं कि जो ये सरकार बुद्धिमत्ता जो है वो अल्टरनेटिव ढूंढने का रास्ता होना चाहिए और होना ही चाहिए। लेकिन सरकार जानबूझकर अल्टरनेटिव्स को बंद कर रही है। सरकार चाहती ही नहीं कि डिबेट हो, सरकार चाहती नहीं कि डिस्कशन हो। सरकार ये चाहती है कि किसी भी तरह से मुद्दे को भटकाया जाए, मामला इधर से उधर किया जाए। और मैं आपको रोकता हूं और आपसे जानना चाहूंगा कि सरकार कहां अटका रही है? सदन में जितना भी हंगामा हो रहा है वो तो विपक्षी सांसदों के द्वारा ही हो रहा है। सरकार तो बैठ रही है, संचालित करना चाहती है सत्र का, लेकिन जो दृश्य दिखते हैं टीवी चैनल्स पर, जो लाइव प्रसारण होता है, उसमें नारेबाजी, शोर शराबा, हंगामा, ये सब तो विपक्षी सांसद ही करते दिखाई दे रहे हैं। तो यकीन कैसे करें आपकी बात पर कि सरकार सत्र नहीं चलने देना चाहती? इसलिए यकीन करना पड़ेगा आपको मेरी बात पे जी, क्योंकि सरकार अगर चाहे जी, पेगासस के मुद्दे पर चर्चा करवाने में क्या दिक्कत है जी, कोविड के मामले में चर्चा करवाने में क्या दिक्कत है जी, सरकार क्यों नहीं चर्चा चाहती? अगर पेगासस से सरकार ने कुछ गलती नहीं की जी, तो सरकार चर्चा से भाग क्यों रही है? सरकार को पता है कि अगर आप पेगासस पे चर्चा नहीं करोगे तो विपक्ष ये बात उठाएगा जी, और उठाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये हमने इसको बहुत खुल के कहा है, हमारे लिए ये सिर्फ एक प्राइवेसी का मामला नहीं है, ये राष्ट्रीय एकता का मामला है और ये
नेशनलिज्म का इशू। और वास्तव में अगर मैं कहूँ साफ साफ तौर पर, सरकार ने ट्रीजन किया है। सरकार ने अपने ही लोगों पे जासूसी करके, और वो सिर्फ अपने लोग नहीं, देश के जो सबसे बड़े विपक्षी नेता हैं उनके फोनों पर जासूसी हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनके फोनों पर जासूसी हुई है, सबसे बड़े जो पत्रकार हैं उनके ऊपर जासूसी हुई है। तो सरकार ने गलती की है, सरकार की चोरी पकड़ी गई है, और सरकार चाहती है कि वो डिस्कशन ना हो, इसलिए सरकार डिबेट से बच रही है। अगर सरकार ने कुछ गलत नहीं किया तो डिबेट क्यों नहीं करते? तो सरकार डिबेट क्यों नहीं करते? बार बार डॉक्टर विनीत पुनिया ये सवाल उठा रहे हैं। सरकार बार बार कह रही है हम तो चर्चा करने के लिए तैयार हैं, विपक्ष को सुनने को ही तैयार नहीं है। मैं इसके लिए देवेंद्र वर्मा जी के पास जाऊं, उससे पहले सोफिया खान जी के पास जाना चाहता हूं। सोफिया खान जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस है। इस विरोध की पहली कीमत अगर किसी ने चुकाई तो तृणमूल कांग्रेस ने चुकाई। उनके एक सम्माननीय सांसद को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया जा चुका है हंगामे के चलते, और आज एक बार फिर लोकसभा के 10 सांसदों पर निलंबन की तलवार लटक रही है, क्योंकि सरकार एक बार फिर इनके निलंबन का प्रस्ताव लेकर कल लोकसभा अध्यक्ष के पास जाना चाहती है। सोफिया जी, आपसे जानना चाहता हूं, लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर पर्चे फेंककर, मंत्री के हाथ से जवाब के पन्ने फाड़कर देश को और लोकतंत्र को क्या संदेश देने की कोशिश आपकी पार्टी के सम्मानीय सांसद या विपक्ष के तमाम नेता देना चाहते हैं? क्या इसके माध्यम से जनता तक आपकी बात पहुंच पा रही है? देश में इस तरह का खासकर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो कभी भी सामने नहीं आते, किसी भी प्रेस मीट नहीं करवाते, सिर्फ वो मन की बात करते हैं, जन की बात नहीं करते। तो ऐसे में जैसे एक कहावत है कि एक बच्चा भी रोता है तभी जाकर उसको दूध मिलता है, तो उसी तरह से अगर जनता के सामने इस चीजों को प्रदर्शन नहीं किया जाए कि विपक्ष को आखिर तकलीफ किस बात की है, विपक्ष जो भी चीज कर रहा है, विपक्ष जो आज एकजुट हो गया है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि भाजपा की जो मनमानी, जिसको हम कहते हैं हिटलर पॉलिसी, वन मैन आर्मी पॉलिसी, जो ये कई सालों से 7 सालों से जो ये मनमानी चला रही है, जिसका दंड जो है वो पूरे जो जनता है वो सह रही है। हम जानते हैं कि इन दिनों किस तरह से जनता ने क्या क्या सहा है, खासकर ये कोरोना आने के बाद, ये महामारी आने के बाद जनता की जैसे समझ लीजिए रीढ़ की हड्डी टूट गई है। वो आप दवाइयां, ऑक्सीजन और इन सब की बात तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन आर्थिक स्थिति से जहां पर जनता इतनी ज्यादा टूट गई है, वहीं पे गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम जो है धड़ाधड़ बढ़े जा रहे हैं। तो इनको रोकेगा कौन? जनता तो जाएगी नहीं सरकार के पास। जनता अगर जाती भी है तो ये सरकार जो है बिल्कुल जिसको कहते हैं जू ना रेंगना टाइप का हो गया है। तो ऐसे में विपक्ष पार्टी अगर सांसद में देखिए 40% अगर वो हैं तो 60% विपक्ष के नेता हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनके ऊपर भी जनता की जो है नजरें टिकी हुई हैं, और जनता चाहती है कि विपक्ष जो है उनकी आवाज बनके सांसद में जाकर उनसे बात करें। लेकिन आज भाजपा के जितने भी लीडर्स हैं वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति जो है वो भाजपा की देन है, भाजपा के कारण इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो रही है, और इस वजह से जो है आम जनता को सफर करना पड़ता है। सोफिया जी, मेरा एक सवाल है, फिर मैं देवेंद्र वर्मा जी के पास जाऊं। आपने बताया कि जनता इतनी हलाकान है, जनता इतनी परेशान है, कोरोना के चलते, कोरोना के दौरान जो अव्यवस्था रही उसको लेकर बात होने की जरूरत है, महंगाई को लेकर बात होने की जरूरत है। 8 महीने से हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं, उनके मुद्दों को संसद में उठाए जाने की जरूरत है। पर इन सारे मुद्दों को भूलकर कुल जमा 300 इस देश के जुड़े हुए लोगों के संदर्भ में तथाकथित जासूसी के मसले को लेकर 8 दिन से संसद बंद है। आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये 300 लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा बाकी आम जनता के मुकाबले ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा मायने रखता है? क्योंकि ये बड़े लोग हैं, आम आदमी की दुख, आम आदमी की तकलीफ, आम आदमी के दर्द, आम आदमी के कष्ट को लेकर संसद में बात बाद में होगी, पहले इन 300 लोगों की परेशानियों को लेकर बात होनी चाहिए। देखिए, हर तरह का मुद्दा जो है तो सारे भारतवासी हैं, तो कोई भी मुद्दा, ये पेगासस मुद्दा जो है ये बहुत छोटा मुद्दा नहीं है, क्योंकि आज अगर ये चीज हो सकता है, जासूसी हो सकता है, तो आम जनता के ऊपर जासूसी होने में कितना टाइम लगेगा? तो ये मुद्दा एक छोटा सा बात नहीं है। मुझे लगता है कि इस तरह के मुद्दे को लेकर ये जो सरकार है ये टाल मटोल कर रही है, साफ शब्दों में कोई जवाब नहीं आ रहा है, किसी भी तरह का कोई प्रेस मीट नहीं हो रहा है। सबसे पहली बात है कि 7 सालों में हमने प्रधानमंत्री का कोई प्रेस मीट नहीं सुना, कभी भी वो जनता के सामने आकर कुछ भी नहीं कहते, केवल जब भी वो नोटबंदी करते वो अपनी मन की बात करते, जब भी वो किसी तरह की कोरोना आता है तो वो घंटी और ताली बजवाते, लेकिन सही मुद्दों से वो बिल्कुल भटक जाते। आज पेगासस के ऊपर जो मामले आए हैं, जो सामने ये मुद्दा आया, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है,
और ये इसका जवाबदेही जो है गृह मंत्री और प्रधानमंत्री है। तो लेकिन मेरा एक और सवाल आपसे, आप लोगों को तो कोई आपत्ति करने का कारण बचा नहीं। आपकी सम्माननीय नेता, पश्चिम बंगाल की यशस्वी मुख्यमंत्री, विपक्ष की एक बड़ी संभावना ममता बनर्जी तो खुद पेगासस मामले को लेकर जांच समिति गठित कर चुकी है दुनिया भर के लोगों को शामिल करके। तो अब बचा क्या? भारत सरकार जांच नहीं करा रही, पश्चिम बंगाल की सरकार ने तो जांच के आदेश दे दिए, तो विषय खत्म नहीं हो गया। अब इस देश की जनता से जुड़े हुए बाकी मुद्दों पर बातचीत के संदर्भ में तृणमूल कांग्रेस कोई पहल क्यों नहीं करती संसद में? राज्य के मुख्यमंत्री के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, उनके हाथ में वो पावर नहीं है जो प्रधानमंत्री और जो लोग भी सत्ता पर बैठे हैं उतना ज्यादा पावर नहीं होता। हाँ, ये अलग बात है कि ममता बनर्जी एक ऐसी नेत्री हैं जो हर एक मुद्दे में सबसे सामने अगर कोई खड़ा अगर आप पाएंगे देश में तो वो ममता बनर्जी होती है। भले वो मुख्यमंत्री नहीं भी थी तब भी हर तरह के किसी भी तरह का जो भी मामला आता देश का। सोफिया जी, मैं आपसे फिर प्रति प्रश्न करता हूं, तो क्या बात आपकी आशय इस रूप में है कि जांच के आदेश भले ममता जी ने दे दिए पर उस जांच में कुछ निकलेगा नहीं क्योंकि अधिकार संपन्नता नहीं है, यही आशय है आपकी बात का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, कोशिश करने में तो कोई ये नहीं है। पहल अगर वो ममता बनर्जी ने पहल की है, उसके साथ साथ कई लोग, अगर सारे लोग एक साथ हो जाते, कि ममता बनर्जी का दिल्ली जाने का भी यही एक वजह था कि वो वहां जाकर सारे विपक्ष को, जो विपक्ष छितराई भी थी, बिखराई भी थी, उस विपक्ष को जब तक हम एक साथ नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा जो है विपक्ष को तोड़ने की राजनीति करती है, विपक्ष को डिवाइड एंड रूल, जिस तरह से हम कहते हैं डिवाइड एंड रूल करके जो ये राजनीति कर रही है भाजपा, तो विपक्ष अगर आज एकजुट हो जाती है, अगर सारे एक विचारधारा वाले विपक्ष अगर सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं इस भाजपा की जो रीढ़ की हड्डी है वो जरूर टूटेगी और इनकी मनमानी जो है वो भी कहीं ना कहीं बंद होगी। वो भी कहीं ना कहीं टूटेगी। लेकिन सोफिया खान जी इस बात का जवाब नहीं दे सकी, जो बात वो खुद ही कह रही थी कि पेगासस के संदर्भ में ममता बनर्जी ने जांच समिति बना जरूर दी है लेकिन वो बहुत कुछ कर नहीं पाएगी क्योंकि उनके पास इतनी पावर नहीं होती है, मुख्यमंत्री की अपनी सीमाएं होती हैं। लेकिन मैं देवेंद्र वर्मा जी आपके पास थोड़ा दूसरे लहजे पर जाना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि संसद का सत्र बमुश्किल तो आयोजित हो रहा है। कोविड के चलते पिछले 1.5 साल से संसद के सत्र हो भी रहे हैं और नहीं भी हो रहे हैं। पहली बार व्यवस्थित तरीके से सत्र होता हुआ दिख रहा था पर उस सत्र में जनता से जुड़े हुए मुद्दे गायब दिखाई दे रहे हैं। आपसे जानना चाहता हूं कि कुल मिलाकर संसद की इस कार्रवाई पे क्या लागत आती है और जिस तरीके से ये लागत रोजाना जाए जा रही है, इसकी कीमत आखिरकार कौन चुकाता है? देखिए, संसद की कार्रवाई बहुत महत्वपूर्ण होती है। निश्चित तौर पर आप जैसा कह रहे हैं कि पिछले महीनों में संसद की कार्रवाई वैसी नहीं चल पाई जैसी चलनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने इस संबंध में कोई प्रयास भी नहीं किया कि सभा की कार्रवाई कोविड काल में भी चले। दूसरे देशों में इस कोविड काल में भी, चाहे वो ब्रिटेन हो चाहे वो और दूसरी कंट्रीज हों, उसमें कोविड काल में भी ऐसी व्यवस्थाएं इजाद की गई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से और लंबे लंबे सत्र हुए, नियमों में परिवर्तन हुआ। लेकिन यहाँ की सरकार, भारत की सरकार और भारत के प्रदेशों की सरकार ने इसको एक कारण बना लिया कि सत्र नहीं होने का। इस संबंध में मैंने पहले लिखा भी है। तो सरकार का सत्र चलाने के प्रति एक जो उत्साह होना चाहिए वो मेरा मत है कि पिछले दिनों में कम हुआ। लेकिन अब भी जो सत्र आहूत किया गया है, निश्चित तौर पर इस सत्र में जनता की बहुत सी समस्याएं हैं, चाहे महंगाई की समस्याएं हो, चाहे पेट्रोल की समस्या हो, चाहे दूसरी समस्याएं हो। और इतने दिनों तक क्योंकि सत्र नहीं चला, इसलिए प्रत्येक पक्ष ये चाहता है कि वो इन सब चीजों को सभा में उठाए। और जब सभा में समय के अभाव में पर्याप्त समय उसको नहीं मिलता उठाने का, जनता की आवाज को उठाने का, तो एक जो कुंठा होती है उसके वो प्रदर्शित होने लगती है। और जो अंतर सत्र काल में सारे पॉलिटिकल पार्टीज इन सारे धरना प्रदर्शनों में लगे रहते हैं, तो जब सत्र आरंभ होता है तब भी वो राजनीतिक कार्य ही वहां पर करते हैं, संसदीय कार्य नहीं करते। एक्चुअली सदस्यों को भी इस संबंध में देखना पड़ेगा कि यदि उनको ये अवसर मिला है कि ये सत्र चल रहा है तो नियम और प्रक्रियाओं के अंतर्गत वो सभा को सूचना दें। और सभा को सूचना देके नियम और प्रक्रियाओं के अंतर्गत अध्यक्ष को इस बात के लिए संतुष्ट करें कि उनका ये मामला कितना गंभीर है और क्यों उठाया जाना चाहिए, क्योंकि सभा की कार्रवाई के संचालन में शासन का किसी प्रकार का हस्तक्षेप होता है ऐसा नहीं है, ये अध्यक्ष के ऊपर है। और सत्र चलाने की निर्विघ्न तौर पर सत्र चलाने की जिम्मेदारी मैं ऐसा मानता हूं कि अध्यक्ष के ऊपर ज्यादा होती है।
अध्यक्ष को सभी दलों के नेताओं से समय समय पर बातचीत करते हुए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण, वो क्या चाहते हैं, उनकी मन की इच्छा क्या है, इस संबंध में जानकारी प्राप्त करना चाहिए। और ये कोशिश करना चाहिए कि सभी दलों की, देखिए केवल मेजॉरिटी से संसद नहीं चल सकती जी। मेजॉरिटी 60% वोट मिले हैं तो माइनॉरिटी के पास में भी 40% वोट है। तो इन 40% वोट का यदि सम्मान संसद में नहीं होगा, इन 40% वोट को की आवाज यदि संसद में नहीं उठ पाएगी, तो निश्चित तौर पर ऐसी ही स्थितियां निर्मित होगी जैसी अभी है। और ये कोई अभी पहली बार नहीं है। मुझे स्मरण है 91, 92 और उसके बाद में 2001 और 2002 में भी संसद की कार्रवाई प्रतिपक्ष में जो भी रहता है, आज कांग्रेस प्रतिपक्ष में है या दूसरे दल प्रतिपक्ष में है, भाजपा सत्तारूढ़ है, भाजपा जब प्रतिपक्ष में थी तब भाजपा ने भी 15-15 दिन तक कार्रवाई नहीं चलने दी थी। केवल आपका आधार कार्ड और कुछ दूसरे विषय। मैं देवेंद्र जी आपसे एक संक्षिप्त सवाल करना चाहूंगा। संसद का ना चलना विपक्ष के लिए ज्यादा फायदेमंद है या सत्ता पक्ष के लिए? ये आपसे एक बुनियादी सवाल है। कुल मिलाकर इसमें फायदा विपक्ष का हो रहा है इस हंगामे से या सत्ता पक्ष का, और बड़े स्तर पर नुकसान किसका हो रहा है? बड़े स्तर पर देखिए फायदा तो हो रहा है सरकार का जी, क्योंकि सरकार जवाबदेही से पूरी तरीके से बच रही है जी। और नुकसान विपक्ष का नहीं हो रहा है, नुकसान जनता का हो रहा है कि जनता की आवाज वहां पर नहीं उठ पा रही है जो कि उठना चाहिए। और इसलिए ये जो फायदा हो रहा है ये एट द कॉस्ट ऑफ जनता का नुकसान हो रहा है। तो कुल मिला के जनता का नुकसान और सत्ता पक्ष का फायदा, इसका औजार विपक्ष बनता हुआ दिख रहा है। ये देवेंद्र वर्मा जी जैसा सुधी संविधान विशेषज्ञ का मानना है, जो संसदीय परंपराओं के ज्ञाता के तौर पर हमारे बीच में जाने जाते हैं। हमारे साथ में अनिल फिरोजिया जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय सांसद हैं। फिरोजिया जी, आपसे जानने में दिलचस्पी है, हमारे साथ में जो पूरा पैनल है उसके अंतर्गत टीएमसी के नेता और एआईसीसी के सचिव विनीत पुनिया जी खुलकर आरोप लगा रहे हैं कि आपकी सरकार सदन में चर्चा चाहती नहीं है और इसलिए इस प्रकार का गतिरोध बना है। पेगासस मामले को लेकर बचाव की मुद्रा में सरकार है, वो सदन में इस विषय पर चर्चा नहीं चाहती। सत्य है डॉक्टर साहब? मेरे को तो ये लग रहा है कि बचाव की मुद्रा में सरकार तो नहीं है, विपक्ष है जी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक में बोला था, माननीय पत्रकार महोदय जो विशेषज्ञ हैं जो भी जी, वो बोल रहे थे कि भाई सरकार का राइट है कि सदन चलना चाहिए ये वो। तो हमारे माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जो परंपरा अनुसार बुलाई जाती है, और उसमें बोला कि विपक्ष को अधिकार है, प्रश्न पूछे, तीखे प्रश्न पूछे और हमको भी मौका दे, हम हमारा पक्ष वहां रखें, बहस करने का पूरा अधिकार है विपक्ष को। लेकिन क्या कारण है कि जब ये अपनी लोकसभा चालू होती है, सत्र चालू होता है, मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला कि विपक्ष को पूरा अधिकार है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि क्या कारण है कि विपक्ष ने ये जो फोन टेपिंग वाला मामला उठाया, जबकि हमारे मंत्री जी ने वहां पे सरकार का पक्ष रखा और अपनी बात को बोला, ताकत से बोला, और अभी भी सदन चलने की जो कार्रवाई है, पक्ष हम सरकार तो चाहती है कि सदन चले। आपसे बहुत संक्षिप्त सवाल है, हाँ या ना में जवाब मिल सकता है। क्या आपकी सरकार सदन में पेगासस जासूसी मामले पर चर्चा के लिए तैयार है? क्योंकि राहुल गांधी समेत समूचे विपक्ष का आरोप है कि आपकी सरकार इस मुद्दे पर सदन में चर्चा से भाग रही है। क्या अनिल फिरोजिया जी कहने की सीमा है कि हाँ हमारी सरकार इस पर चर्चा के लिए तैयार है? हमने चर्चा, हमारा पक्ष रख दिया हमारे मंत्री जी ने खड़ा होके। ये तो खुद ही पेपर फाड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और जनता का पैसा बर्बाद। बिना चर्चा के पक्ष रख दिया, इसी के लिए संसद होती है फिरोजिया साहब। लेकिन मैं वापस डॉक्टर विनीत पुनिया जी के पास रुख करता हूं। विनीत पुनिया से जानना चाहता हूं कि इस हंगामे से कुल मिलाकर आप हासिल क्या करेंगे? एक पूर्ण बहुमत की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार में जनता से जुड़े बाकी मुद्दों को भूलकर केवल जासूसी मामले से आप जुड़े रहना चाहते हैं। क्या आपको नहीं लगता डॉक्टर विनीत पुनिया कि आप एक बेहतर अवसर खो रहे हैं जनता के हक की, जनता के हित की, जनता की भलाई के मुद्दों पर बातचीत करने का और देश की जनता से संप्रेषण का सीधा माध्यम खोने का? देखिए, मैं एक बार फिर स्पष्ट करना चाहता हूं जी, सरकार सबको बरगला रही है, बहका रही है जी। और मुझे दुख इस बात का है कि हमारे मीडिया को जो प्रश्न पूछना चाहिए, जो तीखे प्रश्न पूछने चाहिए सरकार से,
कि आप चर्चा से क्यों भाग रहे हो, जब नियम 267 के अंतर्गत जब भी कोई नोटिस दिया जाता है उस पर चर्चा हो सकती है। सरकार चर्चा क्यों नहीं करवा रही? हमने कहा कि आप 0 आवर को सस्पेंड कीजिए, आप इस पर चर्चा कीजिए। ये जो आपने बोला कि 300 लोगों का मामला नहीं है जी, ये मामला 300 लोगों का नहीं, 135 करोड़ लोगों का मामला है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप जो प्रजातंत्र चलता है वो सिर्फ 5 साल में एक बार वोट डालने से नहीं चलता जी। प्रजातंत्र चलता है जो 5 साल में जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे वो अपना काम करती हैं, उनको स्वतंत्रता पूर्वक काम करने दिया जाए और वो काम करें। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस की स्नूपिंग करेंगे, उनके ऊपर अगर कोई उनको ओबलाइज करेंगे या उनके ऊपर एलिगेशन लगवाएंगे, या अगर आप किसी ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का एलिगेशन लगाया, उसके 10 रिश्तेदारों की आप स्नूपिंग करवाएंगे, उसकी जासूसी करवाएंगे, तो आप क्या कर रहे हैं? बेसिकली आप सुप्रीम कोर्ट को दबा रहे हैं, उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। या तो आप उसको ओबलाइज कर रहे हैं या एक सवाल है पूनिया जी आपसे। एक विकल्प ममता बनर्जी के द्वारा चुना गया और उन्होंने अपने राज्य के अंतर्गत एक जांच समिति गठित कर दी इस मामले में। इस देश में आधे से ज्यादा राज्यों में अब विपक्षियों की सरकार है, इस विकल्प को क्यों नहीं अपना लेते? देखिए, जो सीधा विकल्प है सबसे पहले तो उसी को ट्राई किया जाएगा जी। अगर जो एक सीधा विकल्प है, जो सरकार चर्चा करे और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में एक जांच हो जी, एक स्वाभाविक सीधी प्रक्रिया है। मैं हैरान हूं इस बात पर कि देश के चुने हुए सबसे अच्छे 40 पत्रकारों की स्नूपिंग हुई, जो राफेल मामले की जांच कर रहे थे, उस पे रिपोर्टिंग कर रहे थे, उन पत्रकारों की स्नूपिंग हुई, एडिटर्स की स्नूपिंग हुई। कोई भी मीडिया का समूह इससे आहत नहीं है। उनको लगता है कि नॉर्मल मामला है, ये सिर्फ 300 लोगों का मामला नहीं है, ये पूरे देश की प्रजातंत्र से जुड़ा हुआ मामला है। और इसमें सिर्फ राहुल गांधी और उनके 2 मित्रों के स्नूपिंग का मामला नहीं है। ये आप क्या करना चाहते हो? आप बेसिकली जनता को बहकाना चाहते हो। आपने मेरे बात का जवाब नहीं दिया विनीत पूनिया जी। मेरा सवाल था कि ममता बनर्जी ने जो कदम उठाया, क्या कांग्रेस शासित राज्यों में ऐसे कदम उठाने की उम्मीद कर सकते हैं? आप इस पर कुछ कहे नहीं। एक सवाल आपसे और करना चाहता हूं, सोफिया खान जी से जुड़ा हुआ। सोफिया खान जी ने कहा कि ममता बनर्जी दिल्ली इसलिए आई हैं कि बिखरे हुए विपक्ष को एक कर सकें। कुल मिलाकर कांग्रेस की नाकामी को उन्होंने रेखांकित किया। राहुल गांधी की नाकामी को भी हम इसे समझ सकते हैं। क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस पूरे विपक्ष को एकजुट कर पाने में नाकाम रही और ममता बनर्जी को दिल्ली में आकर कमान संभालनी पड़ रही है? सोफिया खान जी के वक्तव्य के बाद आपकी प्रतिक्रिया? नंबर 1 बात तो मैं जो आपने पूछा मुझसे कि जो वेस्ट बंगाल ने किया, क्या हम वो क्यों नहीं कर सकते जी? वो विकल्प हमारे लिए खुला है। आज राहुल जी से एक क्वेश्चन पूछा गया था जी, जिसके जवाब में श्री राहुल गांधी ने बहुत कैटेगोरिकली बोला कि हम उन बातों पर विचार करेंगे, लेकिन मुद्दा आज ये है जी। नंबर 2 बात जो आपने बोला कि मुझे पूरा भरोसा है और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि सोफिया खान जी का जो बोला कि उसका मतलब वो कतई नहीं था जो आपने निकाला है। इस पूरे मुद्दे पर पूरा विपक्ष एक है, हम एक साथ खड़े हैं, चाहे ममता जी हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, सभी पार्टियां इस मामले पर एक हैं। और विनीत पूनिया जी का कहना है कि सोफिया खान जी का यह आशय नहीं था जैसा आशय मैंने निकाला, लेकिन कार्यक्रम में सोफिया खान जी ने बोला कि ममता बनर्जी दिल्ली इसीलिए आई है कि बिखरे हुए विपक्ष को एक कर पाए। पर सोफिया जी, आपसे मेरा सवाल है, ये कैसे बिखरे हुए विपक्ष को एक करने के लिए ममता बनर्जी आई कि आज जब तमाम विपक्षी दलों की बैठक हुई तो 14 राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग, जिसमें तमाम बड़े नेता शामिल थे, वो बैठे, पर तृणमूल कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि उस बैठक में नहीं था। बताएंगे ये विपक्ष की ये एकता की कौन सी मिसाल थी? देखिए, अभी तो ये शुरुआत है। ममता बनर्जी सबसे पहले वो तो गई हैं ताकि हमारे प्रधानमंत्री से प्रोटोकॉल भी है, शिष्टाचार एक मीट भी था, ताकि किसी भी मुख्यमंत्री को जीतने के बाद जाना पड़ता है, ये प्रोटोकॉल भी है। राज्य की वो मुख्यमंत्री बनी है, 3री बार बनी है, तो वो मिलने गई थी, एक शिष्टाचार के तौर पर वो भेंट करने गई थी। उसके साथ साथ दवाई और वैक्सीन के लिए भी मांग करने गई थी। उसके हिसाब से जो है वो कम मिला है यहाँ पर वैक्सीन वगैरह। तो उसके साथ साथ वो विपक्षी दलों से भी मिली, और मिलने का मेरे कहने का बस यही मतलब है कि जाहिर सी बात है आज देश में विपक्ष की कमी है,
विपक्ष नेता विपक्ष जो है वो कमजोर है, उसके कारण जो है कहीं ना कहीं बीजेपी से तंग आने के बावजूद भी, भाजपा से तंग आने के बावजूद भी जनता के पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं रहता कि वो किनको वोट करें। तो आज विपक्ष को एक सोफिया जी, मैं फिर अपने सवाल को दोहराता हूं विनम्रता पूर्वक। 14 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि आज बैठे संसद के संदर्भ में आगे की रणनीति बनाने के लिए। तमाम दल, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आम आदमी पार्टी, तमाम नहीं थी तो केवल तृणमूल कांग्रेस। सवाल है, क्या कोई उत्तर सोफिया खान जी के पास है कि विपक्षी दलों की इस बैठक का बहिष्कार तृणमूल कांग्रेस ने क्यों किया? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि बहिष्कार किया गया, इसको आप दूसरे नजरिए से देख रहे हैं। और अभी मैंने क्या कहा कि अभी ये शुरुआत है, अभी 2024 आने से पहले हम शुरुआत कर रहे हैं। हमने अपने तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, हमने एक कदम पहल आगे किया है ममता बनर्जी ने, और आगे देखिए अंजाम क्या होता है। आगे देखिए अंजाम क्या होगा। लेकिन मैं आखिरी बातचीत के लिए एक बार फिर अनिल फिरोजिया साहब के पास रुख करता हूं। अनिल फिरोजिया जी, आपसे जानना चाहता हूं कि क्या इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए कोई बड़प्पन की उम्मीद आपकी पार्टी से कर सकते हैं ताकि चर्चा का माहौल बन सके? अगर पेगासस मामले को लेकर विपक्ष चर्चा चाहता है तो सत्तारूढ़ दल, संसदीय कार्य मंत्री हामी क्यों नहीं बढ़ते जब आपने कुछ किया नहीं? कौन सा भय है जिसके कारण आप इस पर चर्चा नहीं चाहते? कोई भय नहीं है। ये तो क्या है कि विपक्ष कमजोर है। मैडम सोफिया खान भी बोल रही हैं, पुनिया जी भी बोल रहे हैं, इनके पास मुद्दे ही नहीं है। और ये वहाँ पे बात बहस करना नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ पे हम जब बोलेंगे तो देश सुनेगा तो मीडिया लिखेगी और दिखाएगी। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। फिरोजिया जी, फिर से सवाल, पेगासस पर चर्चा के लिए तैयार हैं बतौर सांसद? आपको लगता है इसमें चर्चा हो जानी चाहिए? सर, हमारे मंत्री जी ने भाषण दे दिया है, और पेगासस की जो कंसिडर संस्था है एनएसओ, उसने भी बोला है कि ये जो उठाए गए मुद्दे जब मतलब बेबुनियाद है, कोई तथ्यहीन है, जबरदस्ती उसका मुद्दा बना के और उसको उठाना और माहौल खराब करना और जनता का पैसे में। एक कंपनी ने बोल दिया कि ये सब फालतू की बात है तो देश इस पर यकीन कर ले, ऐसा अनिल फिरोजिया साहब चाहते हैं। मैं आखिरी टिप्पणी, चूंकि डॉक्टर विनोद पुनिया करना चाहते हैं तो उनकी बात सुनकर कार्यक्रम का समापन करूंगा। विनीत जी, आखिरी बात, समाधान की कोई उम्मीद करें या इस गतिरोध के साथ ही मानसून सत्र के समापन की उम्मीद करें? देखिए, विपक्ष की ओर से आज राहुल जी ने करबद्ध अनुरोध किया, बड़े जोर देकर अनुरोध किया कि हम किसानों के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर और पेगासस के मुद्दे पर हम चर्चा चाहते हैं। इस पे डिबेट हो, डिस्कशन हो, सरकार को चर्चा करनी चाहिए। और हम ये बार बार सरकार ने कहा है कि हम पेगासस पे बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? स्वाभाविक रूप से उनकी गलती पकड़ी गई है और उनकी चोरी पकड़ी गई है, इससे वो भागना चाहते हैं, बचना चाहते हैं। और लेकिन देश की जनता सब देख रही है और सब जानती है कि कौन क्या है, कौन कमजोर है और कौन ताकतवर है। और जो ताकतवर होते हैं वो कभी भागा नहीं करते। जैसे सरकार ये जो है इस मुद्दे से भाग रही है, जैसे सरकार इस मुद्दे से भाग रही है, तो कुल मिलाकर विपक्ष का स्टैंड स्पष्ट है। राहुल गांधी ने आज स्पष्ट तौर पर कहा है 3 मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं, पेगासस, कृषि कानून और महंगाई। देखें, जो सरकार यह दावा कर रही है कि चर्चा से विपक्ष भाग रहा है, अब इतने स्पष्ट तौर पर विपक्ष ने अपना जब रुख स्पष्ट कर दिया है तो सरकार क्या रुख लेकर जनता के सामने अपना पक्ष रखती है। पर उम्मीद करते हैं कि सरकार शायद गंभीरता से विपक्ष की मांगों पर विचार करे और एक संजीदा विकल्प निकालकर इस गतिरोध को खत्म करे। बहरहाल, आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। जाएंगे एक छोटे से ब्रेक पर और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो उस अभूतपूर्व मसले पर बात करेंगे जिसको आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के द्वारा उठाया गया है। तो कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हम बस यूं गए और यूं आए।